हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ तो पहले ही चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर मतलब 2021 के बोर्ड पेपर में आपको कौन कौन से सवाल देखने को मिलेंगे। यूनिट का नाम है धारा वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। और इसमें हम वो सवाल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं। मैं आज आपको सवाल बता दूंगा और प्रीवियस ईयर में मतलब बोर्ड पेपर्स में 2014 से लेकर 20 तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए, तो चैप्टर हमारे पास में धारा वैद्युतिकी है और इस पर्टिकुलर धारा वैद्युतिकी के दो भाग हैं। एक जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरा जिसमें हम विद्युत परिपथ के बारे में। ये दो चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर और ये पूरी यूनिट जो है वो 5 नंबर की है। अगर इस बार के बोर्ड पैटर्न की बात करें, जो मॉडल टेस्ट पेपर इस बार आया है उसमें कुछ इस तरीके की इसकी मार्किंग की गई है। 1+1+3 ये मार्किंग दी गई है। इसका मतलब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, एबेसिडर वाला सवाल आएगा। 1 नंबर का जो सवाल है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करो में उन्होंने डाला है और 3 नंबर का एक सवाल है जिसके अंदर उन्होंने एक सवाल 2 नंबर का डाल दिया, 1 नंबर का एक सवाल डाल दिया। कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं। ये पैटर्न है बोर्ड पेपर जो मॉडल टेस्ट पेपर हमारे पास में आया है बोर्ड की तरफ से। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 नंबर का सवाल जो है, या फिर नॉर्मली अगर आप पुराने पेपर्स को देखोगे तो 2+2 का कॉम्बिनेशन चलता है, मतलब 2-2 नंबर के 2 सवाल आते हैं इस चैप्टर से। अगर 2014 से 2020 तक की बात की जाए तो इस बार इन्होंने चेंज किया है, तो देखते हैं क्या काम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं, विद्युत धारा वाले चैप्टर की। इस विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको मुख्यतः 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं और इनमें से भी 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, विद्युत धारा में सबसे पहला जो आपको सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब आप बोलोगे सर ओम का नियम तो हटा दिया। हाँ बच्चों, ओम का नियम हटाया, उसका सूक्ष्म रूप मतलब उसका डेरिवेशन नहीं हटाया है, या वो ओम के नियम की व्युत्पत्ति को नहीं हटाया है। ठीक है, तो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप ये आपको ध्यान में रखना है। इसे ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं, ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। ये कौन सा डेरिवेशन है आप सभी को याद होगा, J बराबर सिग्मा ई वाला। याद है, J बराबर सिग्मा ई होता है। ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है बच्चों। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बोर्ड पेपर्स में ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो 2 नंबर का ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके साथ में कोई भी 1 नंबर का सवाल जो है वो डाल सकता है। फिर दूसरा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है सेलों का संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पूछता है वो, तो तुल्य विद्युत वाहक बल। इसमें 2 चीज पूछ सकता है। एक तो तुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद करो, तुल्य विद्युत वाहक बल, और आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, ये 2 चीजें अमूमन पूछता है।
अब ये तो 2 नंबर का सवाल हो गया, तो फिर इसमें 1 नंबर का सवाल क्या डाल सकता है? जैसे ये 2 नंबर का सवाल हो गया है ना, अब इसमें 1 नंबर का सवाल क्या डाल सकता है? वो बोल सकता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य अंतर लिखिए, या कोई 2 अंतर लिखिए, या अंतर लिखो, इतना ही आ सकता है। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बैठ सकता है। या फिर सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये पूछ सकता है। या फिर विद्युत वाहक बल को परिभाषित करो, ये पूछ सकता है ना। तो 1 नंबर का सवाल तो वो कैसे भी डाल सकता है, क्योंकि पॉइंट इन्हीं से रिलेटेड है। आंतरिक प्रतिरोध भी इसी से रिलेटेड है, विद्युत वाहक बल भी इसी से रिलेटेड है, टर्मिनल वोल्टता भी इसी से रिलेटेड था। तो 2 नंबर के सवाल के साथ में इन तीनों को वो इंक्लूड कर सकता था। ठीक, चांसेस वैसे देखा जाए तो आरबीएससी में कम बैठ जाते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन पूछ ले, क्या भरोसा भाई, अपनी बुक में तो नहीं दे रखा है लेकिन पूछ ले। वैसे किताब में नहीं है तो इसका मतलब आना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले कि आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, वो वीडियो देखिए कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड जो है वह विद्युत अपघट्य में कितने डूबे हुए हैं, है ना। इलेक्ट्रोडों का कितना क्षेत्रफल विद्युत अपघट्य में क्या है, डूबा हुआ है। विद्युत अपघट्य तनु है या फिर सांद्र है, मतलब विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे, ताप पर निर्भर करता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनके ऊपर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये 2 सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण से। तो इन दोनों सवालों में से क्वेश्चन बनने के चांसेस सर्वाधिक हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप साथ में ही ये 2 सवाल और देख लीजिएगा। कौन से? धारा, विद्युत धारा एवं अपवहन चाल में संबंध। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये संबंध था, है ना। तो ये वाला एक डेरिवेशन जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन हो जाएगा। और इसी के साथ में आप अपवहन चाल या अपवहन वेग की परिभाषा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सवाल जो है वो 1 नंबर के सवाल में सर्वाधिक पूछे जाने वाले सवालों में से आप कह सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रख सकते हो। फिर इस सवाल के आने के चांसेस थोड़े से कम बैठते हैं, क्योंकि शायद अगले को खुद को भी लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा। और अगर ये सवाल आता है जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये फिर पूरा 3 नंबर का सवाल आएगा। क्या भाई? सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैं आपको वैसे इन 2 का सुझाव दूंगा कि अगर कुछ नहीं करके जाओ तो कम से कम ये 2 तो कम से कम अच्छे से याद कर लीजिएगा। शायद आपको देखने को मिले कि इन्हीं 2 में से सवाल आ जाएगा। फिर अदरवाइज ये और ये सवाल देख लीजिएगा। ये भी कम मैं उन्हीं के लिए आपको बोलूंगा कि वो 2 सवाल बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, एक बार के लिए इसको उतार लूँ, मैं भी वीडियो देख लेता हूँ कि कैसा आ रहा है। हाँ भाई, पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही है, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो आप सभी, और वीडियो भी सही चल रहा है। हेलो, हाउ आर यू, सभी बढ़िया रहें। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूं जो कि आ सकते हैं। हालांकि वो न्यूमेरिकल जो है मैंने जब वीडियो बनाए हैं तब उनमें इंक्लूड किए थे, आपने कितने देखे हैं वो पता नहीं मेरे को। चलिए, तो नेक्स्ट अब चलते हैं बच्चों विद्युत परिपथ वाले चैप्टर की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने आपको पूरा टाइम दिया था। हाँ भाई, विद्युत परिपथ
अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बच्चे कई बार ये कर जाते हैं कि भाई ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है क्योंकि विभव मापी है, जबकि ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। और वीडियोस को प्लीज़ प्रेफर कीजिएगा। एक जिन बच्चों ने प्री बोर्ड दिया है और उन्हें अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, बच्चों एक बार के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन का लिंक भेज दूंगा क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ सॉल्यूशन का। हाँ भाई, विद्युत परिपथ के अंदर देखिए, पहला सवाल ये कॉमन सवाल है, किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम लिखिए तथा ये किन संरक्षण के नियमों पर आधारित है। ठीक है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा बच्चों? वो संधि वाला नियम था, है ना, समीशन आई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। और द्वितीय नियम क्या था? तो हम बोलते हैं कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसी बंद लूप में जो कि सैलो प्रतिरोधों से बना हुआ है, तो उनमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समीशन v इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा नियम था, इसे लूप का नियम भी हम बोलते हैं। किन नियमों पर आधारित है? तो प्रथम नियम जो कि संधि का नियम था बच्चों, वो आधारित था आवेश संरक्षण पर, जबकि लूप वाला जो नियम था, दूसरा नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित था। आप देखेंगे ये सवाल सामान्यतः पूछा जाता है और अदरवाइज इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो वो वीडियोस में वो न्यूमेरिकल हैं। फिर दूसरा, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। आपको ये देखना है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबद्ध मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S या फिर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जैसा भी आपने लिखा है। वो जो कंडीशन है, वो कंडीशन आपको निकालनी है, लेकिन किसकी सहायता से? ये इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम की सहायता से ये डेरिवेशन करवा रखा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का बहुत बढ़िया सवाल है। फिर 1 नंबर का सवाल तो वो कहीं से भी एडजस्ट कर सकता है, किरचॉफ का नियम ही पूछ लेता है इनके साथ में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। हाँ, इसमें तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये है बच्चों, आप सभी को पता है, मीटर सेतु। मीटर सेतु हेतु अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपने निकाला होगा कि अज्ञात तार का जो प्रतिरोध है वो आता है 100 - L डिवाइडेड बाय L इंटू कैपिटल R, यही निकाला था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा। मीटर सेतु आप कह सकते हैं कि चांसेस इस सवाल के सर्वाधिक हैं आने के, है ना। फिर इसके बाद में जो सवाल आपको एक जैसे दिखाई देंगे, ये आपके प्रैक्टिकल का भाग है। देखो, मीटर सेतु भी प्रैक्टिकल का ही भाग है, और जो मतलब जो आगे वाला चौथा सवाल बता रहा हूं, ये भी आपके प्रैक्टिकल का ही भाग है। कौन सा भाई? विभव मापी की सहायता से किसी
सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या था, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू आर, ये था क्या, है ना। ये वाला आपको सिद्ध करना है कि ये आता है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है और उसका फिर छोटा सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा कि विभवमापी में, और ये नहीं आता विभवमापी में तो फिर सेलों का, मानक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, मानक या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, मानक को हटा दो, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। ये दोनों ही आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, चूंकि प्रैक्टिकल का पार्ट है और सिलेबस का भी पार्ट है, तो इन सवालों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इनके। आप देखेंगे कि बोर्ड पेपर में आए हैं तो यही सवाल आए हैं, इसके अलावा सवाल जो है वो बहुत कम आए हैं। जैसे किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु का नियम आया तो है, लेकिन जब इनसे कंपैरिजन करते हैं तो इनके आने की दर बहुत ज्यादा है। क्योंकि 2020 में ये सवाल पूछे भी नहीं गए हैं, तो फिर ये 2020 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, मीटर सेतु। ठीक है, मतलब 2021 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है बच्चों। ठीक, फिर विभवमापी के ऊपर भी ऐसा कोई, इन दोनों में से ऐसा कोई अच्छा सवाल नहीं आया है। क्या पूछा गया है, सिर्फ एक डायग्राम पूछ लिया है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाला जो परिपथ चित्र है वो परिपथ चित्र बना दो। और ऐसा बहुत बार होता है, विभवमापी में परिपथ चित्र बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो परिपथ चित्र तो आपको सारे ही दिमाग में रखने हैं, और एक आपको याद है तो आपको सारे याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो प्लीज वहां से आपका काम अच्छे से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं देखे हैं तो ये न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल नंबर, मतलब जो विद्युत धारा वाला चैप्टर था, उस विद्युत धारा वाले चैप्टर का एक एग्जाम्पल है 5.14, उसका एग्जाम्पल है 5.14, है ना, एग्जाम्पल है ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। फिर इसके बाद में विद्युत परिपथ के अंदर 6.1, ये एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूं, 6.2, 6.4, 6.7, ठीक, ये उदाहरण हो जाएंगे। और बुक में अगर पीछे की सवाल की बात करें तो 2, 6, 8, 10, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं एक बार के लिए प्लीज अपने आंखों से निकाल लीजिएगा, चांसेस हैं कि इन्हीं के ऊपर से आपको सवाल देखने को मिल जाए। ये जो सवाल है ना, ये दो इजी भी है, और चांसेस अगर न्यूमेरिकल बैठता है तो इनमें से आने का ज़्यादा सवाल है। आप ये भी देखेंगे बच्चों, थोड़े जो प्रतिरोध है ना, तुल्य प्रतिरोध वाले सवाल, वो थोड़े कम करने की कोशिश करना, मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि प्रतिरोध हटा दिया है सिलेबस से और प्रतिरोधों का संयोजन भी हटा दिया है, तो फिर वो सवाल कम हो जाते हैं। तो फिर कौन से सवाल आएंगे, किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल आने की संभावना ज़्यादा हो गई, मीटर सेतु पर सवाल आने की संभावना ज़्यादा हो गई, विभवमापी पे सवाल आने की संभावना ज़्यादा हो गई है, यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ बार मतलब बोर्ड में ऐसा भी हुआ है कि दोनों सवाल ही, जो 2-2 नंबर के सवाल थे, वो दोनों ही न्यूमेरिकल डाल दिए थे। ठीक है, ऐसा भी हुआ है, ये धोखा भी बोर्ड ने किया है। तो मैं आपको कहूंगा कि वो न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए हैं तो आपको चैप्टर के न्यूमेरिकल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन एक एक नंबर के सवाल और सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बुक के सवाल, और मेरे पास में जो बुक है उसके सवाल भी मैं एक एक नंबर के आपको करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूंगा, आपकी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैंने आपको करवा रखे हैं, मैंने वीडियोस में करवा रखे हैं इन दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अच्छे से तैयार कर लो। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक तैयार कर लो आप। ठीक है, उसके बाद में जो एक एक नंबर के सवाल हैं या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले सवाल हैं, वो मैं आपको अच्छे से तैयार करवा दूंगा। चिंता मत करो, 5 में से 5 मार्क करेंगे हम इसके अंदर। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा खासा टाइम है, इतने में तो ले सकते थे आप आसानी से। क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है।
ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2 महीने में ऐसी तैयारी कराओ कि हमारे 90 प्लस आएंगे। अरे बच्चों, आपने तैयारी की है, 90 प्लस आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है आपके 90 प्लस आने में। टारगेट ये करो कि 100 लेकर के आना है। 90 तो आए हुए पड़े हैं, वो तो अपने जेब में पहले से हैं, हमें उन 90 को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है, और वो करके रहेंगे। ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।